नमस्कार सभी मेरे जो विद्यार्थीगण हैं उन सबको बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया था, मैं सबसे पहले युवराज शर्मा, बिजनेस मेथड गुरु और जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी के लिए मैंने आप लोगों को मार्गदर्शन किया और बताने की कोशिश की कि किस तरह से जूनियर अकाउंटेंट में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप काम कर सकते हैं। और मैंने सबसे पहले दोनों पेपरों को लेकर के 2 वीडियो बनाए। वीडियो 1 में मैंने मार्गदर्शन किया, दूसरा मैंने वीडियो 2 जो मार्गदर्शन से संबंधित था उसे भी आप लोग देखिए मेरे चैनल पर जाकर के। आज मैं आपको जो टोटल डील करने वाला हूँ वो डील करने वाला हूँ बिजनेस मेथड सब्जेक्ट पर। तो देखिए, आइए हम इस चर्चा को प्रारंभ करें कि आखिरकार बिजनेस मेथड को किस तरह से हम तैयार करें, इसमें क्या चीजें करें। देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि मेरा जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है व्यवसाय पद्धति। देखिए, व्यवसाय पद्धति या जो बिजनेस मेथड सब्जेक्ट है इसका भी समान महत्व है। आप देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपना जो ये सब्जेक्ट है इसमें भी इसका नाम क्या है, ज्यादातर लोग इसको बीएम कहते हैं, जो ठीक नहीं है क्योंकि इसका वास्तविक नाम है व्यवसाय पद्धति। मैंने मार्क किया है, देखिए इसमें 25 सवाल आ रहे हैं और वही 3-3 मार्क्स के 25 सवाल है, तो 75 अंक का कॉन्ट्रीब्यूशन इस सब्जेक्ट का है। याद रखिए, आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के लिए कोई सा भी सब्जेक्ट आप हल्का सा लो नहीं ले सकते। आप कभी ऐसा नहीं कह सकते कि भाई एक्स सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वाई सब्जेक्ट को हम एक रात में कर लेंगे। वो रात कभी नहीं आती और सुबह हो जाती है। अर्थात बिजनेस मेथड को विद्यार्थी क्या मान के चलता है। अच्छा देखिए, कॉमर्स के विद्यार्थी की एक और टेंडेंसी है, क्या किया उसने भी बिजनेस स्टडी जो सब्जेक्ट था उसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया नहीं है। उसने रातों रात जाग करके सवाल तो किए, अकाउंट्स के सवाल किए और मैथ्स के लिए काम किया, लेकिन जो सब्जेक्ट जिससे वो कम डरा, जिसे उसने बहुत चुटकी वाला सब्जेक्ट समझा, वो कौन सा था? बिजनेस स्टडीज। उसका दुष्परिणाम वहां तो नहीं नजर आता क्योंकि फिक्स सिलेबस होता है और उसमें प्रश्न उत्तर को तैयार करके और आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कॉम्पिटिशन लेवल है, यहाँ आपकी कम नॉलेज चलेगी नहीं। यहाँ जब तक आपको तथ्यात्मक नॉलेज और सैद्धांतिक नॉलेज पूरी नहीं है आप सफल नहीं हो सकते। तो आइए चर्चा करें इस 75 अंक की, जिसकी विद्यार्थी कई बार अनदेखी करता है, किस तरह से उसको फाइट करें, किस तरह से करें। याद करें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करते समय सबसे पहले उसकी स्ट्रेटजी बनानी होती है। तो स्ट्रेटजी आप कब बना पाएंगे? जब आपको पूरा सिलेबस ध्यान हो। मैं कहता हूं न केवल बिजनेस मेथड सब्जेक्ट बल्कि कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ें आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का, हिंदी कर रहे हैं, इंग्लिश कर रहे हैं। याद करिए, मैंने बताया था हिंदी को आपको बहुत टॉप पे रखना है। अगर सेकंड पेपर की बात करें तो आरएसआर, जीएफ&आर को आपको टॉप पर रख करके तैयारी करनी है। तो आप उन सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे तो जब तक आपको सिलेबस कंफर्म नहीं होगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप इसमें सिलेबस की तैयारी करिए। सिलेबस में हम देखते तो क्या देखते हैं कि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट के बिजनेस मेथड सब्जेक्ट में कुल 11 टॉपिक हैं और 11 टॉपिक में सवाल कितने बटे हुए हैं? 25। आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 25 सवाल है किस किस सेगमेंट से कितने कितने सवाल आते हैं। 11 टॉपिक्स में जैसे मैं बात करता हूं तो जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है व्यवसाय। अब देखिए, व्यवसाय क्या है, व्यवसाय का अर्थ क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है। बिजनेस एथिक्स की बात करता है, व्यवसायिक नीति शास्त्र, और एक आता है CSR। मित्रों याद करिए क्या है, इसमें मैंने कुछ सब्जेक्ट्स को कोड में लिखा है। आप देखिए, जब अपन इसको रेगुलर पढ़ते रहेंगे तो हम इन कोड को डिकोड आराम से कर पाएंगे और बहुत अच्छे से सारे शब्दों को समझ पाएंगे। एक बार के लिए आप मेरे साथ कोड में चलिए, फिर हम इसको डिटेल में लेके चलेंगे। CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व। खैर चलिए, फिलहाल यहाँ दिखने में ये टॉपिक व्यवसाय इजी लग रहा है, लेकिन इसमें क्योंकि 4 बड़े बड़े अंदर सेगमेंट है तो पूछे जाने वाले सवालों की संख्या 4 है। अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन कंट्रोल करना इसलिए आसान है क्योंकि देखिए इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू लर्न। याद करिए और फटाफट से इसको टिक करिए। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सिर्फ समस्या क्या आती है, बहुत सारे विद्वान हैं, उन किस विद्वान ने क्या कहा है, उसने क्या विशेषता बताई है, किसने क्या ड्रॉबैक बताया, ये आपको बस माइंड में रखना है, दैट्स इट। और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इट इज नॉट अ टेक्निकल टॉपिक, इट इज अ बेसिकली फैक्चुअल टॉपिक। ये फैक्चुअल टॉपिक है तो कोई टेंशन नहीं है, आप इसको करेंगे। फिर उसके बाद दूसरा आता है HRM। मैंने बताया कोडिफिकेशन में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इस टॉपिक का नाम है। HRM जो टॉपिक है ये फिर से 4 सवाल लाने वाला टॉपिक है। सब आपको कैसे पता चला? चलिए, युवराज शर्मा जी की इससे 4 सवाल आ रहे हैं, इससे 3 सवाल आ रहे हैं, हाउ डिड यू कंक्लूड इट? तो साहब क्या किया मैंने, पुराने पेपर लिए, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरा एक लंबा अनुभव है इनको पढ़ाने का।
जब लंबा अनुभव, तो उस अनुभव के तहत मैंने विभिन्न प्रश्न पत्रों को जो आरपीएस से जूनियर अकाउंटेंट में आए या आगे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स में आए, उन सब में जो टॉपिक की लेंथ है उससे पूछे जाने वाले फ्रिक्वेंट सवालों की जो टेंडेंसी है उसको दिमाग में रख करके फिर ये गैस किया है। और ये किया हुआ गैस आप यकीन मानिए और आप मानिए नहीं, मैं तो कहता हूं पुराने पेपर चेक करके देखिए, इतने ही नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं इनसे। तो हाउ आई कंक्लूडेड, मैंने पुराने ट्रेंड को देखा और अभी वाले ट्रेंड के हिसाब से इसको बताया कि इतने इतने सवाल इन टॉपिक से पूछे जाने की संभावना है। मेरा ये कहने के पीछे लॉजिक भी ये है कि जो टॉपिक जितना बड़ा है उतने नंबर के सवाल पूछे जा रहे हैं। मतलब इसमें कोई बहुत ऐसा कोई मैंने कोई आइंस्टीन का ज्ञान नहीं बता रहा हूं मैं आपको। टॉपिक की जो लेंथ है वो प्लस पूछे जाने वाले नंबर की सवाल की जो संख्या है वो बेसिकली लॉजिकली रिलेटेड है। इसमें कहीं कुछ मेरा अपना नहीं है, बस आप इसको देखिए, समझिए और फिर इसको दिमाग में रखते हुए तैयारी करिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में 4 अंदर टॉपिक है। एक का नाम है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, दूसरा है भर्ती जिसको हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, दूसरा है सिलेक्शन जिसे हम चयन यही रहे, और उसके अलावा ट्रेनिंग प्रशिक्षण। इनसे भी पूछे जाने वाले सवालों की संख्या 4 है। 4 प्रश्न इससे भी पूछे जाते हैं। ये भी इजी टू अंडरस्टैंड है, इजी टू लर्न है। देखिए मैंने बताया था आपको बिजनेस मेथड में व्यवसाय पद्धति नामक ये जो सब्जेक्ट है ना, इस सब्जेक्ट में बेसिकली 3 चीजों की महारत पूछ रहा है। मतलब एग्जामिनर आपसे इसमें 3 चीजों के बारे में जानना चाहता है। कौन कौन से सब्जेक्ट थी वो उसमें आपसे जानकारी चाह रहा है। देखिए एक सब्जेक्ट तो है लॉ, मतलब वो आपसे जानना चाहता है लॉ के बारे में थोड़ा सा। फिर वो एक थोड़ा सा जानना चाहता है प्रबंधन के बारे में, और एक वो जानना चाहता है आपसे मार्केटिंग के बारे में। तो बेसिकली जिस व्यक्ति के पास इन 3 सब्जेक्ट्स का गहन नॉलेज है वही व्यक्ति किस सब्जेक्ट को आराम से कर सकता है, व्यवसाय पद्धति सब्जेक्ट। हम देखें इसमें 3 चीजों की स्पेसिफिकेशन मांग रहा है, वो लॉ का, मैनेजमेंट का और मार्केटिंग का। आइए तो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कौन से वाले सेगमेंट का पार्ट है? मैनेजमेंट का पार्ट है। उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो फिर आता है व्यवसायिक संगठन। देखिए हम इसको व्यवसायिक संगठन भी कहते हैं और इसको व्यवसायिक प्रारूप भी कहते हैं, बिजनेस फॉर्मेट्स हम कह सकते हैं। तो व्यवसाय संगठन या व्यवसाय प्रारूप, ये जो सब्जेक्ट है या ये जो टॉपिक है, इसमें बिजनेस के फॉर्मेट्स की बात की गई है। जैसे इसमें पूछा गया है कि सोल प्रोपराइटरशिप क्या है, एकल स्वामित्व क्या है। देखिए एकल स्वामित्व क्या है, एकल स्वामित्व की क्या विशेषताएं, साझेदारी क्या है, साझेदारी के क्या गुण हैं, क्या उसके ड्रॉबैक्स हैं, क्या कमियां हैं, कंपनी क्या है। अब देखिए कंपनी अधिनियम 2013 आ चुका है, 1956 आप लोगों ने पहले पढ़ा है, अभी कंपनी अधिनियम 2013 पढ़ते हैं हम लोग। तो कंपनी अधिनियम 2013 पूछे जाने वाले सवालों की संख्या 3 है। लगभग कंपनी से वो कई बार 2 सवाल पूछ लेता है, अदरवाइज तो एक क्वेश्चन तो पूछता ही है। इसके बाद फिर हम और आगे बढ़ते हैं तो एक आता है NIA नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की जैसे हम बात करते हैं तो इसमें वो क्या क्या पूछता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का अर्थ पूछता है, उसके प्रकार पूछता है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स आर, व्हाट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स इज, क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कितने उसके प्रकार हैं, वचन पत्र के बारे में, प्रोमिसरी नोट क्या है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है और चेक क्या है। पूछे जाने वाले सवालों की संख्या 3 है। तो देखिए ध्यान रखिए, वचन पत्र के बारे में, विनिमय बिल के बारे में, चेक के बारे में, कैसे बनाया जाता है, कैसे एंडोर्स किया जाता है, ये सब चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हुंडीज आर देयर, ये सब चीजें इसमें आ जाएगा। 3 सवाल इससे एक्स्ट्रा एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। इसके बाद एक आता है एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता। उद्यमिता में क्या क्या पूछ रहा है, उद्यमिता का अर्थ पूछता है, विशेषता पूछता है, व्हाट आर द कॉजेज फॉर द स्लोअर प्रोग्रेस ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। भारत में धीमे विकास के क्या कारण है, आखिरकार क्या कारण है इसके कारण से भारत में उद्यमिता का विकास हुआ ही नहीं या बहुत कम हो रहा है। आज हम देखते हैं नरेंद्र मोदी की जो पद्धति है, नरेंद्र मोदी, मैं पार्टी विशेष को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी बिजनेस से संबंधित जो नीतियां हैं वो ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन के लिए प्रयास कर रहा है और उद्यमिता के विकास में बहुत सारी नीतियां आज डे बाय डे आती जा रही है। अच्छा सरकार कोई सी भी हो, चाहे वो स्टेट लेवल की हो चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो, दोनों ही सरकारों में आजकल उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो चलिए उद्यमिता की बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे बिजनेस फाइनेंस की। व्यावसायिक वित्त क्या है, बिजनेस फाइनेंस क्या है, बात करेंगे कि इसके अर्थ क्या है, कितने प्रकार है, कौन सा बिजनेस सोर्स कैसा है। हम बात करेंगे इंटरनल सोर्स की, हम बात करेंगे एक्सटर्नल सोर्स की। हम बात करेंगे इंटरनल सोर्सेस के अंदर बहुत सारे अलग अलग सोर्स होते हैं कि स्वामी की पूंजी क्या होती है ना। इसके अलावा हम बात करेंगे शेयर्स क्या है, डिवेंचर्स क्या है ना। और इसी तरह से हम इसके अंदर थोड़ा बहुत जो बात करेंगे वो डिपॉजिट्स की करेंगे। तो चलिए बिजनेस फाइनेंस के क्या क्या सोर्सेज हैं, इसमें से पूछे जाने वाले सवालों की संख्या 2 है। तो देखिए आपके लिए अब तक यहां तक जैसे हम आ रहे तो क्या करें कि व्यवसाय से 4 सवाल पूछे, HRM से 4 सवाल पूछे, बिजनेस जो बिजनेस के आपके फॉर्मेट्स हैं
बिजनेस के जो संगठन है उससे 3 सवाल पूछे, एनआईए से 3 सवाल पूछ रहा है, उद्यमिता से 2 सवाल, व्यवसायिक वित्त के स्रोत से 2 या 1, कई बार 1 सवाल भी पूछता है। आगे बढ़ते हैं, एडवर्टीजमेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साहब। विज्ञापन बड़ा बृहद सवाल, बृहद इसका एस्पेक्ट है ना। तो विज्ञापन अगेन मैंने बताया था आपको, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, विपणन से जुड़ा हुआ है विज्ञापन। तो अर्थ पूछता है, महत्व पूछता है, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ द एडवर्टीजमेंट। यहाँ विभिन्न प्रकार के विज्ञापनों के टाइप्स पर बात करते हैं, उनके जो कम्युनिकेशन के मीडियम्स हैं उन पर चर्चा करते हैं। विज्ञापन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे 2 सवाल पूछे जाते हैं। और देखिए विज्ञापन के लिए बहुत अच्छी बातें हैं, कई बार बहुत इसकी विशेषताएं बात करते हैं, लेकिन मैं इसको सबसे ज्यादा क्या याद रखता हूं कि विज्ञापन एक कुछ इस तरह का मामला है कि तुम्हें, देखिए मैं कई बार इसको रिलेट करता हूं एक फिल्म से। धड़कन पिक्चर में एक डायलॉग था कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। इसका मतलब क्या है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मैं कौन हूं? उद्यमी हूं, व्यवसायी हूं, तो मैं तो कस्टमर को कभी नहीं भूलता हूं। और उद्यमी किसको नहीं भूलने देगा? अपने कस्टमर्स को अपने बारे में भूलने नहीं देगा, उसे याद दिलाता रहेगा, मैं हूं ना, किसका है तुमको इंतजार, मैं हूं ना। तो आखिर ये मैं हूं ना का जो कॉन्सेप्ट है, बस यही तो एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट और क्या है? हमेशा उद्यम अपने कस्टमर्स को याद दिलाना कि आप किसका इंतजार कर रहे हैं, मैं आपकी सेवा करने के लिए तत्पर हूं। क्या, चलिए आगे चर्चा करेंगे, जब बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। कम्युनिकेशन की प्रक्रिया क्या है, व्हाट आर द बैरियर्स और व्हाट आर द सॉल्यूशन ऑफ दीज बैरियर्स। मतलब संप्रेषण क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या, बाधाओं का समाधान क्या, इससे जुड़े हुए 2 सवाल आते हैं। सीपीए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, देखिए पहले 1986 पढ़ा करते थे, अब इसमें हम 2019 पढ़ा करेंगे। उपभोक्ता के अधिकार, उसको किस तरह शोषण से बचाया जाए, इस पर हम चर्चा करेंगे। कोऑर्डिनेशन, महत्व और सिद्धांत, 2 सवाल पूछता है, और 1 सवाल अक्सर पूछता है अनुशासन से। तो अनुशासन का अर्थ, अनुशासनहीनता के कारण, समाधान। तो लगभग कुल मिलाकर के हम जब इनको टोटल करते हैं तो लगभग 27 सवाल आते हैं। लेकिन बोला सर सवाल तो 25 ही आते हैं जी, आपने तो 27 बता दिए। अरे भाई, एक आध सवाल किसी से कम पूछ लेता, किसी से ज्यादा पूछ लेता, बस यही होता, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता। 1 सवाल का वेरिएशन है, जैसे हो सकता है कि इनमें से 4 की जगह 3 पूछ ले, या हो सकता है इनमें से किसी 2 की जगह 3 पूछ ले, या हो सकता है कि 2 की जगह 1 ही पूछे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अनुशासन से ही उसने 5 सवाल पूछ लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आरपीएससी ऐसा कभी भी पेपर नहीं बनाएगा। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि व्यवसाय नामक पूरे टॉपिक से एक ही सवाल पूछे, क्योंकि वाइडर टॉपिक है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, अगर उसकी लेंथ कम है तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आएंगे। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करते हैं तो कोई दोहराई नहीं है कि आपको सफलता प्राप्त होगी। इस आधार पर आप अपने तैयारी के पैटर्न को फिक्स करिए, कौन से टॉपिक को पहले करें, कौन से को बाद में करें। एक लास्ट में इसमें बात बताना चाहूंगा था, देखिए एनआईए ये वाला टॉपिक, इसके अलावा सीपीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और व्यवसायिक प्रारूप, ये टोटल टॉपिक जो तीनों हैं ये बेसिकली लॉ से रिलेटेड है। तो जिसको लॉ एक ऐसा टॉपिक है, मतलब लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझाने के बाद ही अच्छा होता है, तो ये बेसिकली लॉ से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, है ना। इसके अलावा जैसे अपन बात करते हैं व्यवसाय क्या है, एचआरएम क्या है ना, तो ये बेसिकली आपके मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक हैं। तो प्रबंध से जुड़े हुए टॉपिक हैं ये दोनों, मैनेजमेंट से जुड़े हुए टॉपिक्स। अच्छा यही नहीं, इसके अलावा भी जैसे कोऑर्डिनेशन की हम बात करेंगे तो ये भी किससे जुड़ा हुआ टॉपिक है, प्रबंध से। तो इसमें जो सबसे अधिक जो वेटेज है वो बेसिकली मैनेजमेंट का है। आप देखिए अनुशासन प्रबंध इससे जुड़ा हुआ है, संप्रेषण इससे जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे हम बात करते हैं विज्ञापन की तो ये फिर मार्केटिंग से जुड़ जाता है, विपणन से जुड़ता है ना। कई बार हम देखते हैं उद्यमिता, ये फिर वापस से किससे जुड़ता है, ये फिर वापस से मार्केटिंग से जुड़ता है। व्यावसायिक वित्त के स्रोत हम कह सकते हैं कि प्रबंध से जुड़ा हुआ टॉपिक है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं कहना चाह रहा हूं, आप अगर जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको 3 सब्जेक्ट की प्रोफिशिएंसी बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। 1 दैट इज लॉ, अनदर दैट इज मैनेजमेंट, और लास्ट दैट इज मार्केटिंग। इन तीनों सब्जेक्ट की अच्छी तैयारी करिए। मैं युवराज शर्मा आपको समय समय पे इससे संबंधित और आगे मार्गदर्शन करूंगा। अभी क्योंकि आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट का कोई रेगुलर शेड्यूल अभी नहीं आया है और अभी हाल फिलहाल में पता नहीं कब आएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे करके आपको तब तक थोड़ा थोड़ा मार्गदर्शन जरूर देता रहूंगा। और अगर संभव हो पाया तो इसके रेगुलर क्लासेस भी हम आगे जारी करेंगे। धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे देखिए, समझिए। मैंने बताया था कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब, अगर एक विद्यार्थी अपने से आगे 5 विद्यार्थियों को इसे सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर और लाइक करने के लिए, जिनको जानता है जो आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करते हैं, तो इस अभियान के माध्यम से मैं युवराज शर्मा ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों की मदद कर पाऊंगा कि किस प्रकार उनको मैं
इस एग्जाम में सफल बनाने के लिए, उनको सक्सेसफुल करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।